अपने सपनों की दुनिया को त्याग कर मैं फिर यहाँ वापस सर आप भोपाल गए, वहाँ आपको डाकू का रोल मिला, उस घटना के बारे में कुछ बताइए। यह बहुत ही अप्रत्याशित घटना है। स्टोरी 15 दिन में लिखी है और समय कितना लगा, 2 साल। गांव के ऊपर जो लकड़ी लाती थी सुबह और साथ में उनका छोटा बच्चा रहता था, इस पे कुछ डॉक्यूमेंट्री बनाना चाह रहे थे और वो नहीं बन पाई। क्या कुछ कहानी उस बारे में भी कुछ बताइए। अजय जी, आपने नमक छिड़क दिया जख्मों पर नमक छिड़क दिया। नमस्कार, विश्व के महान लोकतंत्र के गणमान्य नागरिकों, आप सबको पत्रकार अजय नागेश्वर का बहुत बहुत नमस्कार। यादें बोली बिसरी में आज के हमारे खास मेहमान हैं दिलीप यादव जी। दिलीप का मतलब होता है राजा, लेकिन दिलीप यादव का मतलब होता है सपने देखना और पूरी जिद के साथ उसे पूरा करना। साल 2003 में सिवनी जिले के उगली गांव की अपनी मिट्टी को छोड़ दिल में पत्रकार बनने के सपने लिए भोपाल चले जाते हैं। वहां जाकर लगन और कड़ी मेहनत से निर्देशन, डायरेक्टर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में न्यूज़ डायरेक्टर बन जाते हैं। दिलीप यादव जी के जीवन से अगर आपको कुछ सीखना है तो आंखों में बड़े सपने और दिल में उससे भी बड़ा जुनून पालना सीखिए और अपने सपने को पूरा करने के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार रहिए। सीरियल और टीवी पत्रकारिता छोड़ हेल्थ वर्कर बने, उसके बाद 9 स्त्री किताब के राइटर, 200 से ज़्यादा क्राइम शो के एपिसोड करने वाले दिलीप यादव जी से आज बात करने वाले हैं। नमस्ते सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने इस लायक समझा। पहली किताब के लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई सर। हाँ, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो सर, हम आपके गांव से भोपाल तक के सफर और भी अन्य जिलों के सफर के बारे में जानेंगे। और सबसे पहला सवाल सर, आपके बचपन के बारे में कुछ बताइए, आप कहाँ पले बढ़े? अजय जी, मेरी मम्मी स्वास्थ्य विभाग में एएनएम थी जी। हम 1986 में मंडला जिले के घुटास से यहाँ पर आए उगली में, और उगली के 3 किलोमीटर दूर एक पौंडी ग्राम है, वहाँ पर आए। तो मेरा बचपन पौंडी में बीता है और साथ ही मेरी प्रारंभिक शिक्षा भी वहीं से हुई थी। और उसके बाद मैं मलारी स्कूल में भी पढ़ा हूँ, और उसके बाद जैसा आपको पता है फिर 92 में हम उगली आ गए और फिर तब से मैं यहीं पर मेरा अध्ययन हुआ है शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मुहर्रम में। और उसके बाद में फिर मैं 2 साल के लिए बड़ी नवीन स्कूल जौलपुर में भी मैं अध्ययन किया है। और इसके बाद में फिर मैं यहाँ पर वापस उगली आ गया और बस खेल और पढ़ाई और कुछ लिखने का मन बचपन से ही जागृत हो गया था। जी जी जी, चलिए सर, बहुत अच्छी जर्नी। सर, आपके पिताजी के बारे में कुछ बताइए, क्या व्यवसाय करते थे, क्या पेशा था उनका? एक्चुअली मेरे जो हम लोगों का पुश्तैनी गांव है वो सिवनी जिले की लखनादौन तहसील में इमलिया गांव है जी। वहाँ पर हमारी जमीन जायदाद है अभी भी जी। तो पिताजी शुरू में खेती करते थे, फिर शादी के बाद में फिर वो मम्मी के साथ में जहाँ मम्मी की ड्यूटी होती थी वहाँ रहने लगे और उन्होंने मलेरिया डिपार्टमेंट में काम किया था कुछ दिन, फिर उन्होंने फिर छोड़ दिया था और जनरली वो घर पर ही रहते और खेती किसानी का काम देखते थे। अच्छा सर, आपके शौक और आपकी रुचियाँ क्या क्या है, उस बारे में भी कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, शौक तो बहुत होते हैं, लेकिन उनमें से रुचियां जो होती हैं, जिनमें जो आप करना चाहते हैं वो एक अलग चीज होती है। मुझे खेलने का बहुत शौक था। तो उसमें पसंदीदा खेल क्रिकेट था। बहुत साल हमने बर्बाद किया। जो भारत में ये कहावत है और गांव में कि अगर आप सक्सेस नहीं होते हैं क्रिकेट में तो आपने वो समय बर्बाद किया है। तो बहुत सारे लड़कों के जैसे मैंने भी क्रिकेट में अपना समय बहुत खराब किया था। उस समय ज़्यादा कुछ था नहीं यहाँ पर, या हम लोगों को पता नहीं था, सुविधाएं नहीं थी, इस वजह से ज़्यादा सफ़र आगे नहीं बढ़ पाया क्रिकेट में। और फिर एक लेखन में मेरी रुचि रही थी। मैंने 9th 10th से ही मेरा मन जो है कविताओं की ओर बढ़ने लगा था, पढ़ने लगा था मैं। जैसे अपनी हिंदी पुस्तकों की जो कविताएं होती, कहानियाँ होती हैं, उनको पढ़ने में बहुत रुचि थी। फिर लिखने में आने लगा, फिर ऐसे धीरे धीरे ये चीज़ें होती गई। 2 चीज और, आउटिंग का, मुझे घूमने फिरने का, एकांत में खासकर हरियाली, ग्रीनरी जो अपने आसपास, जैसे अपना जो क्षेत्र है, अपना गांव है, बहुत ही सुंदर जगह है।
माँ बैनगंगा बहती है, उसके नदी के किनारे बैठकर उसको देखना निहारना, वो बहुत अच्छा पल था। बचपन से ही आदत थी। जी जी। आपकी लेखन यात्रा कैसे शुरू हुई सर, और आपने कब, क्यों और कैसे सोचा कि मुझे पत्रकारिता में आना है? एक्चुअली ये एक मैं समझता हूँ लेखन के लिए ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी होता है। मेरे अंदर ये एक बचपन से एक चीज़ थी कि मैं किसी भी घटना को या किसी भी व्यक्ति के काम को देखता था तो वो काम करता होता था, लेकिन मैं उसके पीछे की चीज़ों को ज़्यादातर देखने की कोशिश करता था। और वही एक शुरुआत होती है मेरे हिसाब से एक लेखक की या लेखन की, कि वो चीजें जो दिखती हैं उसके अंदर, उसके पीछे, उसके आगे की चीजों को समझने की कोशिश करता है। तो मैं जब स्कूल में पढ़ता था और उस समय जनरली ये होता था, रेडियो होता था। तो रेडियो रात को जब सब घर वाले सो जाते थे तो मैं रेडियो सुनता था और साथ में थोड़ी बहुत पढ़ाई भी करता था। तो उसी समय मुझे ऐसा लगता था कि मैं कुछ लिखूं। रेडियो में जो कहानियां आती थीं या गीत आते थे उनको सुनकर मन के जो भाव थे 12-1 बजे रात को वो प्रकट होने लगे। तो रात में वो कागज पर लिखकर कविताएं लिखना, फाड़ना, फिर अच्छे से और लिखना, ये चीजें मतलब ये 9-10 से शुरू हो गया था। और जहां तक कि मुझे याद है कि मैंने 11th में अपनी पहली कहानी भी लिख ली थी। ये चीजें थी। फिर धीरे धीरे जैसे बढ़ते गया, मैं जब कॉलेज कर रहा था और 2000 की बात है, 2001 में मैं जो कहानियां लिखा और मैंने फिर अपने जो मित्र हैं हमारे, जो पत्रकार अपने उगली क्षेत्र के हैं, कन्हैया प्रजापति जी, उनसे मुलाकात हुई। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, इसको तुम भेजिए, बाहर भेजिए। तो फिर उस समय पता नहीं था कि अखबारों में कैसे दिया जाता है अपने आर्टिकल या लेखन या कविताएं को। तो फिर उन्होंने बताया, तो वैसे ही फिर मैंने करके उसको भेजा और वो कविताएं आने लगी, कहानियां आने लगी, लेख आने लगी। तो एक सफर की शुरुआत हो गई। ये चीजें। कौन से अखबार में भेजा था आपने अपने सर लेख? अजय जी, पहले जो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, दैनिक भास्कर पहले भी और अभी भी अपने भारत का सबसे अग्रणी अखबार है। जी सर। तो मेरी नज़र उसी पर थी। हालांकि एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए कि मुझे नहीं लगा था कि आएगी इतनी, खासकर उसमें जो मधुरिमा वाला जो पृष्ठ होता है जिसमें नारी और स्त्रियों के लिए विशेष आलेख आते हैं, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता था पढ़ना। क्योंकि उसमें कविताएं भी होती थी, खाना बनाने की कला भी आती थी, सारी चीजें। तो मैंने वहीं पर भेजा था और मधुरिमा के लिए भेजा था दैनिक भास्कर के, और उसमें आई। फिर उसके बाद नवभारत, और फिर अपना जो जबलपुर संभाग का एक अखबार है एक्सप्रेस, उसमें भी मतलब कहानियां आई थी, प्रकाशित हुई थी। सर आपके मीडिया के सफर के बारे में बताइए। आप कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ काम किया आपने? मीडिया की शुरुआत अजय जी ऐसा है, जैसे आपको पता है कि उगली या सिवनी जो जिला है, इसमें मीडिया जो पत्रकार होते हैं, जनरली हमें उस समय पता नहीं था 2000 में कि भाई पत्रकार मतलब ऐसे ही अखबार के लिए लिखना और ये होता था। उसके कोर्स के बारे में कुछ नहीं पता था। क्योंकि उस समय में लिखने लगा था तो मुझे और इच्छा हुई कि मैं और अच्छी जानकारी ले सकूं। तो उस दौरान जब मैं पेपर अखबार पढ़ता था, रोजगार समाचार पढ़ता था, उसमें मैंने माखनलाल यूनिवर्सिटी का एक ऐड देखा, विज्ञापन देखा। फिर उसको पढ़कर मुझे उसमें प्रवेश लेने की इच्छा जागृत हुई और फिर मैंने उसी समय फिर भोपाल जाकर फिर पता किया पूरी प्रक्रिया को, और उसके तहत मैंने वहाँ पर दिया था अपना। पहले वहाँ एंट्रेंस होता था, 2003 की बात है, एंट्रेंस होता था प्रवेश परीक्षा के लिए वहाँ पर। तो उस समय देश भर में जैसे 25 सीट होती थी, तो पूरे देश भर के युवा जो भी पत्रकार का कोर्स करना चाहते थे वो सब एंट्रेंस में बैठते थे। फिर उसके बाद में अगर 25 सीट उसमें से सेलेक्ट होती थी। तो पहली बार तो मेरा नहीं हुआ था उस दौरान। फिर मैंने उस साल को बर्बाद नहीं किया था। मैंने बैचलर ऑफ जर्नलिज्म किया पहले साल में। फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर फिर से मैं एंट्रेंस में बैठा था और फिर द्वितीय वर्ष में फिर मैंने सफलता प्राप्त करी थी और फिर मुझे ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में प्रवेश मिला था, रेडियो टीवी की पत्रकारिता में। तो फिर बस वहीं से एक पत्रकारिता की शुरुआत हो गई, एक का खा गा पत्रकारिता का, माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से सीखा। आप भोपाल गए, वहां आपको डाकू का रोल मिला,
उस घटना के बारे में कुछ बताइए। यह बहुत ही अप्रत्याशित घटना है। जी एक्चुअली हुआ ये था कि जैसे ही हम माखनलाल में एमए बीजे का कोर्स कर रहे थे, 1 सवा साल हुआ था जी जी जी। कोर्स करते हुए, उसी समय जो पत्रकारिता का जो क्या कहते हैं संस्थान, जो जन्म संस्थान का नाम था एनआईडू टीवी, ईटीवी। जी जितने भी बच्चे पत्रकारिता से जुड़े होते थे या आगे करना चाहते थे, उन सबके लिए सीखने का सबसे बड़ा साधन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ईटीवी होता था। बहुत ही पुराना नेटवर्क है। रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद, जी उसका संस्थापक रहे रामोजी सर। तो उस समय वहां पर एक क्राइम शो आता था, दास्तान जुर्म। तो वहां पर एक हमारे मंडला जिला के मेरे बड़े भाई कहा जाए उनको, मनीष तिवारी जी थे, उसके राइटर थे। तो उन्होंने जब देखा कि वही मतलब वो लिखते थे, और निजाम पटेल साहब डायरेक्टर हैं भोपाल के, बहुत बड़े नाट्य और सीरियल डायरेक्टर। जी तो वो डायरेक्ट करते थे। तो जैसे ही उनको रोल के लिए लड़के चाहिए थे, अब मुख्य अभिनेता तो मिल जाते थे उन्हें, लेकिन जो साइड के रोल के लिए वो नहीं मिल पाते थे। तो उसमें क्या काम करते थे, वो इधर उधर से लड़के कलेक्ट करते थे, इकट्ठे करते थे। अच्छा अच्छा। तो उसी दौरान फिर मनीष भैया जो लेखक थे उस सीरियल के, तो उन्होंने हमसे कहा कि तुम लोग देखने आओ, कुछ सीखोगे करके। हम लोग गए थे। जैसे ही देखने गए तो उन्होंने कहा कि भाई डाकू के साथ में ये 2-3 लड़के चाहिए। तो उन्होंने, हम अब शरीर अच्छा था तो वही ड्रेस पहना दिया, काला कुर्ता, काली टिक्की और अच्छा। काला सब और धोती पहना के खड़ा कर दिया। जी। तो वहां से एक छोटा सा रोल मिला हुआ था अभिनय का। जी सर, आपको टीवी पत्रकारिता और टीवी सीरियल से हेल्थ वर्कर बनने की प्रेरणा क्या थी? क्या कोई विशेष घटना या अनुभव था जिसने आपको इस बदलाव के लिए प्रेरित किया? अजय जी, शुरुआत तो जैसे वहां से हो चुकी थी, जैसे मैंने बताया ईटीवी से। जी सर। तो जैसे ही हम लोगों का कोर्स हुआ, हम लोगों ने वहीं ईटीवी से अपना काम शुरू किया। जी तो मैंने दास्तान जुर्म जो सीरियल है, क्राइम सीरियल, वहीं से मैंने अपना काम शुरू किया। एडी था, असिस्टेंट डायरेक्टर था। जी फिर उस दौरान हम बहुत मेहनत करते थे, अच्छा काम होता था, 12-12 14-14 घंटे शूट चलता था। फिर धीरे धीरे निजाम पटेल सर ने मुझे मतलब एडी की बजाय मुझे डायरेक्टर बना दिया। तब मैं बाइट लेने पूरे एमपी और छत्तीसगढ़ में जाते रहता था। हम एक्चुअली फिक्शन और रियल पार्ट अलग होते थे। इसमें हम जैसे किसी जिले में किसी थाने की कोई घटना होती थी, तो घटना स्थल पर जाकर वहां पे जो टीआई होता था उसकी बाइट लेते थे, या संबंधित जांच अधिकारी की। फिर उसके बाद में उसके परिवार, मृतक के परिवार या आरोपी के परिवार से मिलते थे। तो ये बाइट मतलब पार्ट कहलाता था उसका। तो वो सब मैंने पूरा एमपी छत्तीसगढ़ बहुत घूमा। फिर उसके बाद में फिर वहीं पर एक हमारे कॉलेज के सीनियर और मेरे बहुत अच्छे गुरु धनंजय गुप्ता जी, वो भी थे। उन्होंने फिर देखा तो उन्होंने भी एक अपना सीरियल टेंशन नो मोर था जी वो डायरेक्ट करने के लिए दिया, मैंने उसको किया। फिर उसके बाद में फिर एक और सीरियल था खाना खजाना। तो ऐसे करीब 2-3-4 सीरियल जो थे उसको डायरेक्ट करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ अपने जो सीनियर्स के माध्यम से। तो वो करते रहा। फिर मेरी 2007 में शादी हो गई थी। तो अच्छा जी ये कहलाता था प्रोडक्शन का काम, सीरियल मेकिंग। जी और इसमें होता था न्यूज का भी। न्यूज जी सेशन अलग होता था। न्यूज सेशन का मुझे कोई ज्यादा अनुभव नहीं था, लेकिन फिर वहां पर हमारे जो ब्यूरो चीफ थे न्यूज के, अजय त्रिपाठी सर, उन्होंने मुझे कहा कि भाई तेरी शादी हो गई है, अब तू परमानेंट नौकरी कर। परमानेंट नौकरी, न्यूज में नौकरी करना मतलब परमानेंट होता था ईटीवी में। जी तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि हैदराबाद जाओगे, रामोजी फिल्म सिटी? तो मैंने कहा हाँ सर, बहुत चले जाऊंगा मैं। तो फिर उन्होंने एक इंटरव्यू कंडक्ट करवाया मेरा, और फिर उसके बाद में फिर मैं सीधे रामोजी फिल्म सिटी चले गया, हैदराबाद 2008 में। और वहां से फिर मैंने अपना मतलब न्यूज की एक नई जर्नी शुरू करी। और मतलब उसमें हम लोग बुलेटिन डायरेक्टर होते थे, पीसीआर में हमारा काम होता था। जी और वहां पर मैं ईटीवी की मध्य मतलब राजस्थान, मतलब पूरे 18 स्टेट का चैनल था अलग अलग वहां पर। जी तो मैं राजस्थान डेस्क पर काम करता था। फिर उसके बाद में 2000 जैसे यहाँ पर जी छत्तीसगढ़ खुला, एमपी छत्तीसगढ़, तो मेरे बहुत सारे सीनियर्स यहाँ आए थे रायपुर में।
तो जी उन्होंने कहा कि भाई यहाँ आओगे काम करने, तो मैंने कहा भाई हमारे एमपी के पास में है, तो मैं यहाँ सहज तैयार हो गया और 2011 में उन्होंने जी छत्तीसगढ़ यहाँ पर आकर ज्वाइन कर लिया एज ए अच्छा पैनल प्रोड्यूसर। फिर उसके बाद में फिर वो IDC 24 में परिवर्तित हो गया, तो वो वहाँ पे काम कर रहा था, सब बहुत अच्छा चल रहा था, सैलरी भी अच्छी थी, काम भी अच्छा था, मजा आ रहा जी था जी सारी चीजें। उसी दौरान मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई, तो मुझे कई बार यहाँ पर आना पड़ा उनकी हालत जानने के लिए। जी और 2014 को वो डेथ हो गई उनकी, और जो दिन था उसके 2 दिन पहले ही हम एक मतलब मातृ दिवस आने वाला था, जी मदर्स डे आने वाला था, तो जी उस एपिसोड के लिए हम मतलब शूट कर रहे थे। जी और मैं उसमें मैं भी डायरेक्टर था, भिलाई में कार्यक्रम था और बहुत अच्छे से शूट कर रहे थे। उसी दौरान खबर आई कि माँ की हालत बहुत खराब हो गई है। मैं समझ चुका था कि मतलब माँ की हालत खराब है और फोन आया, मतलब बड़ी बात। और जी फिर अंत में मैं आया और सब कुछ फिर मुझे छोड़ना पड़ा, क्योंकि पारिवारिक कंडीशन ऐसी थी कि मैं वहां नहीं रह सकता था। फिर भी मेरे यहाँ पर 2 बच्चे थे, बच्चियां थी और वाइफ भी मेरी यही थी, और पापा जी थे, सबको देखना था फैमिली को, इसलिए सब कुछ छोड़कर अपने सपनों की दुनिया को त्याग कर मैं फिर यहाँ वापस गाँव गया। अच्छा अच्छा सर, आपने निर्देशन और डायरेक्टर का कार्य करते हुए किस किस टाइप के शो आपने शूट किए? जैसे मैंने आपको बताया कि शुरुआत दास्ताने जुर्म से हुई थी, और फिर उसके बाद में खाना खजाना, टेंशन नो मोर, यंग तरंग एक था। जी यंग तरंग में काफ़ी अच्छे एंकर्स के साथ में हमको काम करने का मौका मिला। जी इसमें इंदौर की उस समय की बहुत ही फेमस एंकर हुआ करती थी सिंड्रेला, उनके साथ में। और फिर इसके बाद में गीता बिष्ट काफ़ी अच्छी अभिनेत्री रही हैं, वो अभी भी काम कर रही हैं टीवी के लिए, उनके साथ में काम करने का मौका मिला। और इसके अलावा फिर मैंने फिर जब न्यूज सेशन में गया था, तो न्यूज सेशन में हम लोग इंडोर और आउटडोर दोनों काम करते थे। इंडोर में PCR में काम होता था, और फिर आउटडोर में हमने मतलब कभी किसी का एक इंटरव्यू कंडक्ट किया है, फिर या म्यूजिक प्रोग्राम कंडक्ट किया हुआ है, मल्टी कैम्प सेटअप जो होते थे उसमें डायरेक्शन का काम किया है। सर, सीरियल और टीवी पत्रकारिता में आपने किन किन कलाकारों के साथ, डायरेक्टर के साथ कार्य किया, उस बारे में भी आप कुछ बताइए। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरी शुरुआत जो हुई है भोपाल शहर से हुई है, तो भोपाल शहर में उस समय जो थे मेरे सीनियर, मेरे गुरु निज़ाम पटेल साहब जी और धनंजय सर और आशीष त्रिवेदी सर, जी और मतलब कैमरामैन, और उन्होंने मुझे बहुत सहयोग किया। कैमरामैन खासकर दिनेश कुशवाहा सर जी थे, जी और जमशेद भाई हैं। टीवी के दौरान जितने भी कैमरामैन या असिस्टेंट हुआ करते थे, लाइटमैन, उन लोगों का बहुत सहयोग रहा है मेरे को काम के दौरान में। और साथ वहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजर प्रकाश भाई, राजिक भाई, ये सारे लोगों ने बहुत सहयोग किया, इनके साथ में काम किया है। और मेरे बड़े भाई और गुरु मनीष तिवारी जी, इनके लेखन से मैं बहुत प्रभावित था, बहुत अच्छा लिखते थे, और बहुत सहयोग रहा है इनका पहले भी और अभी भी। जैसा आप द बीट, जो मैं गवर्नमेंट जॉब में आया हूँ, सरकारी नौकरी में, और इसके बाद जो मेरे अंदर अगर मीडिया बना हुआ है, तो उसमें मनीष तिवारी जी का बहुत बड़ा रोल है। और सबसे अच्छी खास बात ये रही है कि मैं अपने सरकारी काम में भी मुझे डॉक्यूमेंट्री बनाने का सौभाग्य मिला, खासकर हेल्थ से रिलेटेड जिस विभाग में मैं काम करता हूँ, उसके लिए मैंने एक सबसे पहले यहाँ पर अभी कलेक्टर हुआ करते थे प्रवीण अड़ाई सर, उनके मार्गदर्शन में मैंने 2018 में इस शुगर और BP को लेकर जन चेतना जगाना था हमें ग्रामीण क्षेत्रों में। तो उस दौरान मैंने उस पर आधारित एक वृत्त चित्र तैयार किया था अपनी मोबाइल से, और उस वृत्त चित्र को स्टेट लेवल पर हमारे विभाग के द्वारा काफी प्रशंसा मिली थी। हिट सिवनी फिट सिवनी उसका नाम था।
फिर इसके बाद में कलेक्टर सर के मार्गदर्शन में मैंने स्कूल के लिए मैंने मेरी साला मेरी जिम्मेदारी ये मैंने एक बनाया था वृत्त चित्र, ये भी काफ़ी अच्छा था। इसके बाद में मलेरिया के ऊपर मैंने लगभग 3 साल तक के हर साल एक वृत्त चित्र का निर्माण किया है, उसमें वो भी काफ़ी अच्छा रहा है। और मेरी एक चरवाहा मेरी एक बहुत अच्छी एक डॉक्यूमेंट्री रही है, मुझे काफ़ी पसंद थी क्योंकि वो एक सोशल सब्जेक्ट पर है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो गाय चराते हैं उनके जीवन को एक दर्शाती हुई वो एक डॉक्यूमेंट्री थी। और वाकई ये एक बहुत बड़ा सच है कि वो एक ऐसा समाज है या ऐसे लोग होते हैं वो चरवाहा जिनके ऊपर कभी कुछ नहीं किया गया। और मेरी एक कोशिश थी एक आवाज उठाने की उन चरवाहा लोगों के लिए। जी सर, वैसे हम देखते आ रहे हैं उन सही में उनके ऊपर कुछ नहीं हो पाया, इसलिए आजकल गांव में अब चराना बंद वो हो गई, प्रथा बंद हो गई, ये चीजें हैं। और यही वजह है कि गांव में आजकल लोग जो पहले कृषक होते थे, जिनके घरों में पहले 20-20, 30-30 गाय या पशु होते थे, आजकल नहीं होते। गांव में लोग अपने घरों पर पशुओं को पालना बंद कर दिया। यही एक कारण है क्योंकि उनकी देखरेख करने वाला, उनको संभालने वाला बहुत कम है। जो पहले पुराने लोग थे वो लोगों ने भी अब छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि उनको इतना मिलता है जिससे उनका परिवार चलता है। सर, आपको लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? लिखने की प्रेरणा अजय जी, सबसे पहले जैसे मैंने आपको पहले भी अपनी बातचीत के दौरान बताया था कि मुझे ऑब्जर्व करना किसी भी चीज को वो बहुत अच्छा लगता है। और क्या होता है कि आप जो देखते हैं समाज में, हर आदमी अपने नजरिए से देखता है, लेकिन मैं चीजों को देखकर उनको लिखना मेरे अंदर बहुत इच्छा होने लगती है। मैं बहुत गहराई से उस चीज को समझता हूँ। जैसे कहीं पर भी जाता हूँ, हर एक घटना या हर एक व्यक्ति के पीछे मेरे को एक कहानी लगती है। जैसे मैं कभी बस, खासकर सार्वजनिक वाहन के साधन उपयोग में लाता हूँ, जैसे बस से सफर करना, ट्रेन से सफर हुआ, तो इस दौरान अगर मैं सफर करूंगा तो मैं ड्राइवर को देखूंगा, कंडक्टर को देखूंगा, या साथ ही बैठे किसी महिला को जो बच्चा लिया हो उसको देखूंगा, उसके बारे में सोचूंगा। तो मेरे अंदर ये मैं मानता हूँ कि 24 घंटे मेरा दिमाग कुछ ना कुछ काम करते रहता है। और जहां तक कि लिखने की बात है, तो लिखने के लिए लोग कहते हैं कि आपके पास में भरा होना चाहिए। तो मेरे अंदर बहुत भरा हुआ है अजय जी, ये एक शुरुआत है अभी, और मैं बहुत लिखना चाहता हूँ। अब इसके बाद में मेरे नौकरी है। सबसे पहले तो मेरा नौकरी है जो मुझे रोजी रोटी देती है, और दूसरा ये मेरा एक मतलब लेखन मेरे लिए अब बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि मैं अब उम्र के उस पड़ाव पर हूँ कि अब मैं अपना लेखन कार्य को कंटिन्यू कर सकता हूँ। सर, हम यह भी जानना चाहते हैं आपको लेखन में कौन कौन सी चुनौतियाँ आती हैं? लेखन में सबसे बड़ी चुनौती एक लेखक के लिए ये होती है कि सबसे पहले समय, जो फिल्म या बहुत बड़े राइटर होते हैं उनका काम केवल लिखना होता है, उनके पास में और काम होते नहीं है सर, है ना। 24 घंटा में एक कमरे में एक लैपटॉप लेके वो अपना बैठे रहते, लिखते रहते हैं। लेकिन हम लोग क्या होते हैं, एक सामाजिक प्राणी है। आपको घर भी देखना, आपको परिवार भी देखना है, आपको अपना काम भी देखना है, साथ ही सारी चीजें देखना और फिर लिखना भी है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। मल्टी काम करने वाले लोगों के लिए लेखन कार्य बहुत चुनौती भरा होता है। उनके पास में विषय तो उनको मिल जाती हैं, चीजें भी मिल जाती हैं, लेकिन उनको संभालना, सहेजना, इसमें बहुत तकलीफ होती है। हालांकि मेरी एक शुरू से आदत रही है कि अगर मैं लिखना शुरू करता हूं तो एक अंतिम पड़ाव पर जाकर ही रुकता हूं, चाहे वो 2 पेज हो, चाहे 8 पेज हो, चाहे 10 पेज हो। मैं कभी भी, बहुत कम ऐसा होता है कि मुझे किसी चीज को लिखने के लिए सोचना पड़ता है, ये बहुत कम होता है। जनरली मेरे अंदर फीड होता है, सारी चीजें एक बना होता है चीज, तो लिखने में मुझे ज्यादा कोई तकलीफ नहीं होती। बस थोड़ा सा व्यवहारिक तौर पर, सामाजिक और पारिवारिक रूप से अगर आप जुड़े हुए हैं तो थोड़ा सा आप समय नहीं दे पाते हैं, और कभी कभी आपका दिमाग भी लेखन के लिए, सबसे पहले तो आपका दिल और दिमाग दोनों को स्थिर रखना पड़ता है। और सार्वजनिक और पारिवारिक जीवन में ऐसा बहुत कम होता है कि कोई भी घटना या कोई भी चीजें आपको तकलीफ ना दे या दुख ना दे।
खुशी तो मिलते रहती है, लेकिन खुशी के साथ साथ ये दुख तकलीफें भी आती हैं, तो कभी कभी मन वो भी होता है। जैसे इसी पुस्तक को लिखने के लिए मैंने बहुत लंबा समय ले लिया, मुझे 1.5-2 साल लग गए। 1.5-2 साल में मैं मुश्किल से मैंने पूरी स्टोरी 15 दिन में लिखी है, और समय कितना लगा, 2 साल का। अब 2 साल मैंने क्यों नहीं लिख पाया, क्योंकि मैं प्रशिक्षण भी कर रहा था। उस दौरान मेरे एक परिचित का एक्सीडेंट हो गया था, उनके साथ भी 2-3 महीने मैंने समय गुजारा उनके साथ। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। एक आम आदमी के लिए, मिडिल क्लास आदमी के लिए लेखन कार्य एक चुनौती भरा काम होता है, ये कहना पड़ेगा। सर अब हम आते हैं आपकी किताब पे, 9 स्त्री। सर आप अपनी किताब 9 स्त्री के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं, और क्या आपको लगता है कि समाज में इस किताब से कुछ बदलाव आएगा? अजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी पुस्तक की यहाँ पर चर्चा शुरू करी है जी। 9 स्त्री का जो टाइटल है वो एक्चुअली मेरे दिमाग में आया था सर, कि जो दुर्गा माता है, दुर्गा माता के जैसे 9 रूप होते हैं, वैसे स्त्री के, नारी शक्ति के बहुत सारे रूप हैं सर। हम अपने परिवार में, अपने समाज में माँ से शुरुआत करते हैं, फिर बहन होती है, फिर पत्नी होती है, दोस्त होते हैं, सहकर्मी होते हैं। तो बहुत सारे रिश्ते हम आसपास देखते रहते हैं, और हर परिवार में, हर जगह, चाहे वो कामकाजी महिला हो, चाहे हाउसवाइफ हो, सबकी एक अपनी अपनी चुनौतियां होती हैं। मैं मानता हूं कि पुरुष समाज का मुखिया कहलाता है, पुरुष आगे चलता है, लेकिन पुरुष को चलने और बढ़ने में स्त्रियों का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो और साथ ही उन्हें बहुत सारी चुनौतियां भी झेलनी पड़ती हैं। तो वही एक ऑब्जर्वेशन मैंने अपनी इस पुस्तक में लिखा है, जो मैंने देखा है, अपने आसपास घटनाओं को देखा है, समझा है, वही कहानी है 9 स्त्रियों की कहानी। कहानियां तो बहुत सारी थी, लेकिन उसमें से ये 9 को सेलेक्ट करके उनके बारे में लिखा है कि उन्होंने किस तरीके से अपना परिवार को चलाया है, किस तरीके की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उतना ही नहीं, कुछ वर्किंग वुमेन की कहानी है, जो अपने कार्यस्थल से लेकर और अपने परिवार से, अपने समाज से किस तरीके से समाज में बैलेंस रखी। मैं समझता हूँ सर अजय जी, एक चीज होती है, ये मानना तो पड़ेगा कि हमेशा पुरुष को नारी या अपने घर या बाहर एक स्त्री का सम्मान जरूर करना चाहिए, जैसा भी हो, जिस भी मकसद से हो, चाहे वो आपकी सहकर्मी हो, चाहे आपके साथ पढ़ती हो, या आपके परिवार में रहती हो। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूंगा, यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग में हूँ मैं, फील्ड पर काम करते हैं हम लोग। मैंने देखा है कि कई घरों में जैसे कुछ महिलाएं जो होती हैं, घर की बड़ी महिलाएं होती हैं, घर में जैसे छोटी बहू अगर गर्भवती होती है, तो क्या पता कुछ रीजन की वजह से उन पर पूरा ध्यान नहीं दे पाती हैं, और साथ ही पति को भी कोई ज्यादा मतलब रहता नहीं है उससे। तो वो कभी कभी वो स्त्री, मतलब जब उसका पूरा समय होता है, तो बच्चे को जन्म देने में उसे बहुत तकलीफ होती है। कई बार या तो बच्चे की डेथ हो जाती है, या माँ की मृत्यु हो जाती है, कई बार दोनों की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी बहुत छोटी छोटी घटनाएं होती हैं। हमें इन सब चीजों को, चाहे पुरुष हो, चाहे घर की दूसरी महिलाएं हो, महिलाओं को समझना बहुत जरूरी है, और उनकी समझ के अनुसार उनकी सहायता करना जिस भी प्रकार से हो सके करना चाहिए। जैसे समाज में अभी बहुत सारी आपने घटनाएं पहले भी देखी हैं, अभी भी हो रही हैं, बलात्कार की घटनाएं, छेड़छाड़ की घटनाएं। तो ये भी एक चीज है कि अगर घर में, परिवार में, अगर बच्चों को हम नारी या अपने साथ में वहां से शुरुआत करें कि अगर आपका बच्चा पढ़ने जा रहा है, तो उसे समझाएं कि आप बाहर जाके स्कूल में अपनी सहपाठी के साथ में, या अपनी बहन के साथ में, अपने पड़ोसी की बच्चों के साथ में, लड़की के साथ में कैसा व्यवहार करें। एक वहां से एक शुरुआत हो सकती है, एक नारी को सम्मान देने की, एक इज्जत करने की बात। तब फिर वो बच्चा आगे जाके बड़ा होके, चाहे वो इस कॉलेज में जाएगा या अपना जॉब करेगा, तो वहां जाके वो अपने जो सहकर्मी हैं या जो अपने घर में हैं लोग हैं, उनकी इज्जत करेगा नारी। तो ये छोटी सी कोशिश है कि मातृ शक्ति को मदद करना चाहिए जरूरत के समय, और हर समय उनकी ख्याल का, उनकी कोशिश को तारीफ करना चाहिए।
ये है कुल उद्देश्य सर इसका। बहुत अच्छी सोच लगी सर आपकी, और बदलाव की शुरुआत हमें खुद से ही करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। सर एक और घटना हमें याद आती है, आप महिलाओं के ऊपर जो लकड़ी लाती थी सुबह, और साथ में उनका छोटा बच्चा रहता था, इस पे कुछ डॉक्यूमेंट्री बनाना चाह रहे थे और वो नहीं बन पाई, क्या कुछ कहानी उस बारे में भी कुछ बताइए। अजय जी आपने नमक छिड़क दिया जख्मों पर नमक छिड़क दिया सर। एक्चुअली जैसे भोपाल में रहता था मैं 2002 से 8 तक के, तो उस बीच जैसे जब गांव लौटता था तो सुबह सुबह हम लोग केवलारी से यहाँ आते थे, बस में बैठते थे। तो उस बस में अधिकांशतः मैं देखता था कि भाई बहुत सारी महिलाएं जो मजदूर होती थी वो बैठी हुई होती थी। तो उनसे धीरे धीरे पता चला कि भाई ये लकड़ी लेकर आती हैं, और लकड़ी लेकर कहाँ से आती हैं, केवलारी से दूरी है करीब 10 किलोमीटर, मतलब झोला कुम्हड़ा करके एक जगह पड़ता है, वहां से वो लकड़ी लेकर केवलारी जाती थी, और फिर लकड़ी बेचकर वो जो पैसा मिलता था उसका सामान खरीद कर वापस घर आती थी, और फिर खाना बनाकर फिर जंगल अगले दिन लकड़ियों के लिए जाती। तो ये कहानी मैं उस समय से 2002-3 से बहुत अपने अंदर बिठा के रखा था कि ये बहुत मुश्किल टफ काम है। और औरतें ही नहीं, कुछ कम उम्र की बच्चियां भी होती थी, 12-14 साल की, और कुछ 60-70 साल की बुजुर्ग महिलाएं भी होती थी। तो ये एक बहुत मतलब उनको देखकर मतलब बहुत होता था कि भाई ऐसे कैसे कर लेती है, 10 किलोमीटर अपने कंधे पर अपने सिर पर लकड़ी का गट्ठा रख लेकर आना। तो मैं तो शुरू में नहीं बना पाया था, फिर जब मैं सक्षम हुआ तो मेरे पास खुद का एक अपना प्रोटेक्शन, छोटा मोटा प्रोटेक्शन हाउस का कैमरा, ट्राइपॉड, सारी चीजें थी। तो मैं बड़े अच्छे से गया शूट करने के लिए, वहां बहुत मुश्किल से उनके साथ जंगल गया, उनके साथ बातचीत किया, पूरा दिन गुजारा, उनका पूरा सब चीज किया, ऐसे करके मैंने रखा हुआ था। स्क्रिप्ट भी काफी कुछ हो गई थी उसकी, और फिर बनने वाला था। फिर अचानक एक दिन क्या हुआ कि मेरे लैपटॉप से पूरा डाटा उड़ गया। मैंने बहुत कोशिश की रिकवर कराने की, नागपुर, जबलपुर, सिवनी, हर जगह गया उसको रिकवर करने की, लेकिन वो डाटा मिला नहीं, और वो कहानी अधूरी रह गई। और वाकई मतलब ये मानना पड़ेगा कि वहां पे जो महिलाएं थी, देखिए घर में मैं कहता हूँ कि ठीक है भाई, हर सफल आदमी बहुत मेहनत करता है, लेकिन उनकी मेहनत उनके अपने परिवार को चलाने के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए होती है। बहुत मुश्किल काम होता है, ठंड हो या बरसात हो, वो हर सुबह 5 बजे उठकर केवलारी जाती हैं अपने सिर पर गट्ठा रख के, और फिर उसको बेचकर फिर वो लौटती हैं। ये एक बहुत ही प्रेरणादायक स्टोरी थी, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाई, जिसका दुख मुझे हमेशा रहेगा, और भगवान ने चाहा तो कभी जरूर इसको मैं पूरा जरूर करूंगा। ये मेरा एक सपना है सर, ऐसी प्रेरणादायक कहानी समाज में आती रहनी चाहिए। सर अब हमारा अंतिम सवाल ये, सवाल नहीं, अब युवाओं के लिए कुछ संदेश दे दीजिए। अरे जी, संदेश युवाओं के लिए एक्चुअली क्या होता है कि हम जहां रहते हैं, जिन परिस्थितियों में रहते हैं, वो बहुत डिपेंड करता है कि आप आगे क्या करना है, कैसे करना है, और किन लोगों का सहयोग करना है। जनरली जैसे हम ग्रामीण परिवेश में रहते, मध्यम वर्गीय या निचले उसमें आते हैं, तो हमारे लिए स्ट्रगल बहुत बड़ा होता है। जैसे हम यहाँ से कहीं बाहर पढ़ने जाते हैं या काम करने जाते हैं, तो वहाँ का रहन सहन, वहाँ की परिस्थितियों को हम अपने अंदर बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते, या ऐसा करते हैं कि हम अपने मौलिक जो अधिकार है या मौलिकता को हम खो देते हैं, और हम आधुनिकता की दौड़ में या फिर शहर के उसमें प्रपंच में फंसकर अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं। जनरली मैंने यही देखा है कि बहुत सारे बच्चे शहर अपनी शिक्षा के लिए, अपने रोजगार के लिए जाते हैं, लेकिन वो उतना सफल नहीं हो पाते। तो मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि सफलता अगर आपको पानी है तो आपको एक निश्चित लक्ष्य बनाना होगा, बहुत ध्यान पूर्वक उस पर लगन से काम करना होगा। और मैंने कहीं पढ़ा है और सीखा भी है कि आपको कम से कम, लोग कहते हैं ना कि 7-8 घंटे सोना है, 7-8 घंटे सोने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप 4 से 5 घंटे सोकर बाकी के जितने बचे आवर्स उन सबका उपयोग करना है। ये आपका विद्यार्थी जीवन से ही आप अपना लक्ष्य अगर बना लें
तो आपको फिर सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और सफलता के बाद में भी सफलता को बरकरार रखना, ये एक सबसे बड़ी चुनौती होती है। तो उस दौरान भी आपको अपने आप को बहुत संयमित रखकर, और देखिए कुछ चीजें क्या होती हैं कि आप सीख कर नहीं आते हैं, आपको देखकर या पढ़कर आपको सीखना होता है। तो ये एक चीज युवाओं में होनी चाहिए कि आपके आसपास या समाज में या ऐसे बहुत सारे व्यक्ति, ऐसी बहुत सारी कहानियां, ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको प्रभावित कर सकते हैं। आप उनकी घटनाओं को उनको देखकर समझ सकते हैं। आप एक नशा करने वाले व्यक्ति को देखकर समझ सकते हैं कि नशा करने के क्या हानियां होती हैं, तो आप उस चीज से दूर रहिए। आप ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए युवाओं को अपना समय बहुत तरीके से उपयोग करना होगा, और ये विद्यार्थी जीवन से ही शुरुआत इसकी हो सकती है, तब आगे सफलता मिलेगी। तो मैं बस सभी युवाओं से यही कहना चाहता हूँ कि वो मन लगाकर बहुत अच्छे से अपने समय का उपयोग करें और तरक्की पाए, सफल हो। जी सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत धन्यवाद अजय जी आपका।